वेलकम टू सदगुरु इंस्टीट्यूट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर के पार्ट 2। ये पार्ट के अंदर टोटल 2 वीडियोस आएंगे, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 के साथ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा। लास्ट टाइम जो था हमने कि लास्ट फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर देखा था, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप देखा था और सोलेनॉइड की बात की थी। ठीक है, इसके अंदर जो सोलेनॉइड के पोलैरिटीज है, सोलेनॉइड के अंदर जब करंट फ्लो करने में आता है, जब वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है, उसके अंदर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन पे से डिसाइड करते थे। उसके लिए एक टॉपिक है छोटा सा। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए रूल आता है क्लॉक रूल। ठीक है, क्लॉक रूल क्या है वो देखेंगे। द फॉलोइंग रूल कॉल्ड क्लॉक रूल हेल्प्स टू डिटरमाइन द पोलैरिटीज। पोलैरिटीज का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वो आप डिसाइड करोगे किसकी मदद से, क्लॉक रूल की वजह से। और वो किस पे से डिफाइन होता है, तो वो फेस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल पे से डिफाइन होगा कि कौन से डायरेक्शन में करंट आ रहा है। ठीक है, लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, इफ करंट अराउंड द फेस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, करंट कैसी डायरेक्शन में है, करंट मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो मेरा हो जाएगा साउथ पोल। ओके, तो याद रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है किसकी, करंट की, तो वो कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ओके, while if the current around the face is in the anti clockwise direction, यानी जो मेरा करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो मेरा हो जाएगा नॉर्थ पोल। ओके, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो मुझे इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल। ओके, नेक्स्ट, दिस रूल कैन बी रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग फिगर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मेरा जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसके लिए वो कौन सा पोल हो जाएगा, एस पोल हो जाएगा। और यहां पे जो मेरा करंट है वो कैसा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने की वजह से वो कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ओके, ये इजी कभी कभी 1 मार्क सेंटेंस में या एमसीक्यू में ऐसी कोई फिगर दी होती है कि पूछा होता है कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो ये कौन सा पोल होगा। तो सिंपल सी है, अगर क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वो साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के आगे बात करते हैं। लास्ट टाइम सोलेनॉइड जो देखा था, तो सोलेनॉइड में कुछ ऐसा था कि सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं, सोलेनॉइड मतलब क्या था, एक ऐसी कॉइल टाइप की अरेंजमेंट थी। ठीक है, इसमें से अगर करंट फ्लो होता है, इसमें से करंट फ्लो होगा, तो ये क्या बिहेव करेगा, इसके ईच एंड एवरी कॉइल में से करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब मैं यहां पे क्या अटैच कर दूंगा, एक बैटरी अटैच कर दूंगा, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी ये एस पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, बट ये जो मैग्नेट बनाना, अगर मैं यहां से फ्लो ऑफ करंट रोक दूंगा तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा नहीं। ठीक है, जिस टाइम पर इसमें से करंट फ्लो होगा तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इस टाइप के जो मैग्नेट है उसे बोले जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो बिहेव करेगा उससे इलेक्ट्रिसिटी देने पर जैसा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा उससे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट क्या होगा, जैसे बार मैग्नेट है, शू टाइप मैग्नेट है, जो नेचर में से मैग्नेट एज अ मैग्नेट मिलते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, सो उसके बीच का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच का डिफरेंस। ओके, इट बिहेव एज अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सोलेनॉइड सराउंडिंग इट, इट इज डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिज्म खत्म कर देना। डीमैग्नेटाइज का मतलब क्या, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाना। ठीक है, व्हेन करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसे क्या बोला जाता है, टेम्पररी मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, इट कैन बी डीमैग्नेट, इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज इजीली, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसको मैग्नेट डीमैग्नेटाइज जल्दी किया नहीं जा सकता। जो परमानेंट मैग्नेट है उसको कब डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब चली जाती है, जब आप उसको ऐसे जोर से फेंकते हो या उसको हीट करते हो, गर्म करते हो। ठीक है, उसके ऑन लाइक पोल्स, ठीक है, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ पोल को अरेंज करके, क्योंकि उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, तो उसको लॉन्ग टर्म तक ऐसे लाइक पोल्स को ऐसे अटैच करके रखते हो, तो वो क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो वो करना बहुत वो जल्दी नहीं होता। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, आपने इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप कर दी, वो डीमैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद का पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड and the strength of the magnetic field produced by the electromagnet can be increased or decreased। यानी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की, मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं। कब, अगर मैं करंट क्या करूंगा, इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है टोटली डिपेंड्स अपॉन द flow of current। okay, next, magnetic field of the permanent magnet is weak। इसकी कंपैरिजन में ये वीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स में बढ़ा दूंगा, करंट की फ्लो बढ़ा दूंगा, तो ये इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी होगा नहीं। ठीक है, तो इसकी कंपैरिजन में ये क्या होगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। The strength of the magnetic field of the permanent magnet cannot be changed। वो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर उतनी ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, द पोलैरिटी ऑफ, पोलैरिटी का मतलब क्या है, पोलैरिटी का मतलब है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वो क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। बट कैसे, तो सिंपल है, मुझे करंट का फ्लो कैसा कर देना पड़ेगा, रिवर्स कर देना पड़ेगा। अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो वो पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, पर कंपैरेटिवली इसकी परमानेंट मैग्नेट की जो पोलैरिटी है वो मैं रिवर्स कर सकता नहीं हूं। उसमें जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल ही रहेगा, जिसमें साउथ पोल होगा वो साउथ पोल ही रहेगा। परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करी जा सकती नहीं है। ठीक है, सो ये कभी कभी 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, बट जर्नली नहीं पूछते हैं। इसमें से जस्ट डेफिनेशन टाइप पूछते हैं कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर पूछते हैं तो आप ये 3 पॉइंट लिख दोगे तो 2 मार्कर क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अगर डिफरेंस पूछते हैं तब भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आईएमपी टॉपिक, गिन सकते हो, क्योंकि इसके बेस पर ही पूरा एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूं, कोई कंडक्टर मैंने रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो वो
उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन ये वाले टॉपिक में हम देखेंगे वन बाय। ओके, नेक्स्ट। सो क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसी को सेंटेंस में लिखा गया, ठीक है। सो ये एक स्टेशनरी मैग्नेट रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेशनरी है, वहां पे रखे हुए बड़े बड़े, इसकी कंपैरिजन में इसका ये जो मैं करंट फ्लो करूंगा, ये कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसके कंपेयर में ये जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दो स्टेशनरी मैग्नेट्स रखे हुए हैं जिसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल की साइड में जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और उसके अंदर मैंने ये एक कंडक्टर रखा हुआ है, ओके। ये कंडक्टर के साथ यहां पे एक बैटरी अटैच की हुई है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें से ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके। इतना एक्सपेरिमेंट पता चल गया, ये सेटअप जो किया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर के टाइम में, यानी थियरी कंटेंट देखते हैं। चलो, विदिन अ फ्यू डेज आफ्टर द रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन recorded by Oersted, a scientist, एम्पियर मेड अनदर ऑब्जर्वेशन। एम्पियर ने क्या किया था, तो ऑरस्टेड ने करंट और मैग्नेटिज्म के बीच का रिलेशन दिखाया, कैसे कि स्ट्रेट कंडक्टर में से उसने करंट पास किया और उसने डिफाइन किया कि हाँ उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। उसके आगे की जो प्रोसीजर है वो एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने फॉलो किया था। जो एम्पियर सर्कुलर लूप वाला जो कंटेंट पढ़ा था ना, उसमें ये साइंटिस्ट का नाम आया था कि वो सर्कुलर लूप वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था, एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, और उसके ही ऑब्जर्वेशंस पे से क्या पता चला, हाँ, ऑब्जर्व दैट द फोर्स एक्सर्टेड, क्या दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, कब, जब मैं करंट कैरिंग वायर को किसमें रख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं करंट कैरिंग वायर को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखता हूं तो उसके ऊपर क्या दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, ऐसा बाय एक्सपेरिमेंट उसने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, एज शोन इन दिस फिगर, place a conducting wire in a strong stationary magnetic field। strong stationary magnetic field का मतलब ये रहा, ओके। arrange a linear light conducting, linear light conducting का मतलब क्या है, वेट में थोड़ा हल्का हो, ऐसा कंडक्टिंग वायर प्लेस किया जाता है। कैसे, तो उसको प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, ओके। सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर मैंने रख दिया। देखो तो ये जो मेरा कंडक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू इट आफ्टर ट्राइंग इट विद अ रिजिड बेस ऑन द बोथ एंड, यानी ये क्या है, रिजिड बेस है, ठीक है। नाउ पास अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर, तो मैं अब इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं थ्रू दैट सर्किट। तो मैंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन देखा, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले। सो यू विल सी दैट वायर बेंड्स अपवर्ड, यानी जब ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, करंट ये डायरेक्शन में था, तो मुझे फोर्स कहां पे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वो वायर क्या हो गया, बेंड हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट, ऑन द रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, यानी मैंने ये बैटरी की पोलैरिटीज क्या कर दी, चेंज कर दी। जहां पे प्लस था वहां पे माइनस कर दिया, जहां पे माइनस था वहां पे मैंने प्लस कर दिया। सो एट दैट टाइम क्या हुआ कि वो
फ्लो ऑफ करंट चेंज हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। सो वो वायर कहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो गया। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर, ओके, सो अगर मैं करंट पास करूंगा वायर के अंदर तो होगा क्या, वो वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर, यानी वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो बार मैग्नेट की वजह से, वो दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एंड वायर एंड मैग्नेटिक मैग्नेट exert equal force and direction is opposite to each other। मतलब वो जो स्टेशनरी मैग्नेट था और जो मैंने करंट पास किया उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई वो दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही थी एंड उसकी डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे पे फोर्स तो लगा रही थी, बट ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, सो फोर्स लगने की वजह से वो जो स्टेशनरी था तो वो स्टेशनरी बार मैग्नेट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं दिख रहा था। ठीक है, सो वो पूरा फोर्स किस पे ट्रांसफर हो गया, वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे, क्योंकि वो लाइट वेट था। वो लाइट वेट होने की वजह से उसके ऊपर क्या हो गया, वो पूरा बैंड हो गया। ओके, सो वही स्टेटमेंट है, देखो, हियर द मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड हैवी। ठीक है, मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी है और साथ में क्या है, हैवी भी है। सो it does not move, but wire bends upward because it's a light in a bit. Okay, the magnetic force acting on a conducting wire is proportional to, okay, so magnetic force जो लग रहा है ना, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो फोर्स किसके प्रपोर्शन में है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रपोर्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट के प्रपोर्शन में है, एंड तीसरा आएगा लेंथ ऑफ द वायर। ओके, मैग्नेटिक फोर्स किसके, तीन चीजों के प्रोपोर्शनल में है। फर्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, एंड थर्ड है लेंथ ऑफ द वायर। तो ये आपका 1 मार्कर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कौन सी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड रहती है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। ओके, या 1 मार्कर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर में भी ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, when the direction of the electric current through the conductor is perpendicular to the direction of the magnetic field, मतलब जो करंट है मेरा, करंट और किसके परपेंडिकुलर है, तो करंट मेरा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। ओके, सो उस टाइम पर जो मेरा फोर्स है वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। ओके, सो मेरा मैग्नेट करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, एट दैट टाइम मेरा जो फोर्स है वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। अगेन ये आ गया आपका 1 मार्कर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, मेरा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। किसके किसके, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के
दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी. ओके, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट is in the direction of the magnetic field or the opposite direction, the force is not exerted. मतलब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम होती है, ओके, या तो फिर ऑपोजिट होती है, तो उस केस में फोर्स एक्सर्ट होगा नहीं. याद रखनी है ये चीज. इट्स अ वन ऑल्सो वन मार्कर क्वेश्चन. ओके, तो मेरा जो फोर्स है वो फोर्स किसके किसके ऊपर रहेगा? तो एक आएगा करंट के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट पे. ओके, सो हाँ, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन, अगर ये दोनों 90, ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होता है, तो मेरा जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा. अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, सपोज करंट भी ये डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ये डायरेक्शन में है, तो वो दोनों क्या हो गई? पैरेलल हो गई. पैरेलल हो जाएगी तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो. इसके अंदर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, पैरेलल. ओके, एट दैट टाइम जो मेरा फोर्स हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, और मिनिमम का मतलब आ जाएगा जीरो. ओके, ये वाली आ गई पैरेलल कंडीशन. दूसरी आती है परपेंडिकुलर कंडीशन, यानी मेरा करंट ये डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन में. करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन में, या तो इस तरह से भी हो सकता है, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ये दोनों के बीच का एंगल कितना? 90. ये 2 डायमेंशनल फिगर है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक्यूट एंगल है, बट ये एक्यूट एंगल नहीं है. इसके अंदर 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरीके से ही फिगर ड्रॉ की जाती है. 90 डिग्री ऐसे ही दिखाया जाता है. ठीक है, और दूसरा आता है ऑपोजिट. तो ऑपोजिट होगा तब एंगल 180. ठीक है, उसको एंटी पैरेलल भी बोला जाता है. एंटी पैरेलल लाइंस. एंटी पैरेलल का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन. सपोज करंट ये डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन में होगी. इस टाइप की कोई सिनारियो होगी तो उसे एंटी पैरेलल लाइन, यानी वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री बन रहा होगा. उस टाइम पे भी जो मेरा फोर्स होगा वो मिनिमम, और वो मिनिमम कितना होगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ, सो यही सेंटेंस आ गया. ऑपोजिट डायरेक्शन, देन फोर्स डज नॉट एक्सर्टेड ऑन द वायर. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, सो मैं क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड और करंट पे से मैं फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं. सो पहले तो ये कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है? कि मुझे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करनी हो, और यू कैन से मोशन. डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलो या डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलो, वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो मैं यूज करूंगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का. ठीक है, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी ये मेरा रहा लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर्स कंसीडर करनी है, एक थंब, 4 फिंगर एंड सेंटर फिंगर. ठीक है, ये जो फर्स्ट सेंटर फिंगर है वो मेरी करंट की डायरेक्शन दिखाएगा. ये 4 फिंगर है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा. ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो वो दोनों को ही परपेंडिकुलर जो मेरी थंब की डायरेक्शन होगी वो मेरी मोशन की डायरेक्शन हो जाएगी. मोशन बोलो फोर्स बोलो दोनों एक ही है. ठीक है, अरेंज अ लेफ्ट हैंड सच दैट 4 finger or center finger and the thumb remains at right angle to one another. Arrange the 4 finger at the direction of the magnetic field, center finger at the direction of the current. The direction of the thumb gives the direction of the magnetic
फोर्स। ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। क्या बोला है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में मुझे कुछ ऐसा बोला है कि मुझे जो 4 फिंगर है वो 4 फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को 90 डिग्री पे सेट करना है। जो मेरा 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करनी है, फर्स्ट फिंगर है वो मेरी करंट की डायरेक्शन में अरेंज करनी है, तो जो मेरे थंब की डायरेक्शन होगी वो मेरी मोशन या फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। अगर ये 2 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे और फिगर ड्रॉ करोगे। तो फिगर में आपको हैंड नहीं ड्रॉ करना है, आपको सिंपल ये मेरी आ गई ये इस तरीके से कुछ फिगर है, ये डायरेक्शन में ड्रॉ करते हो या कोई भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इसको परपेंडिकुलर आ जाएगा ये जो मेरी डायरेक्शन हो गई वो मेरी हो गई करंट की डायरेक्शन, और मैं करंट कौन सी डायरेक्शन से दिखा रहा हूं, मेरी मिडल फिंगर से, तो ये सेंटर फिंगर आ जाएगी या मिडल फिंगर भी लिख सकते हो। यहां पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी जो मेरी आ जाएगी 4 फिंगर, और ये मेरी आ जाएगा फोर्स की डायरेक्शन जिसे मैं थंब से डिनोट करूंगा, ठीक है। तीनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। सो ये चीज याद रखनी है, 1 मार्क का सेंटेंस क्वेश्चन में भी आता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, तो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। नेक्स्ट, तो यही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे मतलब अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो फोर्स दिखता है, मोशन दिखता है, उसी प्रिंसिपल के बेस वर्क करने वाला इलेक्ट्रिक मोटर। ओल्ड सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस में इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें थी, बट वो डिलीट कर दी गई है। बट फिर भी हम प्रिंसिपल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। सो आप कहीं पे भी मोटर वर्ड यूज करो, चाहे वो पानी हाई लेवल पे चढ़ाने के लिए जो आप मोटर पंप यूज करते हो उसके अंदर का मोटर, फैन के अंदर जो यूज करते हो उसके अंदर का मोटर, रिमोट कंट्रोल कार के अंदर जो मोटर यूज होता है, वो सारी ही मोटर का बेसिक प्रिंसिपल यही होगा। क्या, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा, तो वो कन्वर्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में। तो वो क्या करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, इसमें से ये ट्रांसफर होगा। अब सर आपको पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो आप 12 इसके आगे के चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ना, तो उसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो अगर कोई ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैं 1 यूनिट चार्ज को ये मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आता हूं, तो मुझे वो यूनिट चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको आप कन्वर्ट करते थे पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी बैटरी के जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है ना वोल्टेज के अंदर उसको, ओके। सो वो बेसिक प्रिंसिपल तो यही होता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो वो एनर्जी को किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ये पोटेंशियल एनर्जी अलग था, ये पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ये ड्यू टू द ग्रेविटी है, ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। सो उसके ऊपर ही ये वर्क करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एसी करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर चूज किया और उसको रख दिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
ओके आपने नॉर्मल सा एक छोटा रिमोट कंट्रोल कार का मोटर देखा होगा, ठीक है। सो उसके अंदर मैं वोल्टेज लगाता हूँ, करंट पास होता है तो उसका आगे का शाफ्ट रोटेट होता है। तो हुआ क्या, मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई वो रोटेशनल एनर्जी में, वो रोटेट होना चालू कर दिया, जिसे बोलेंगे मैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके तो उसके अंदर मैंने करंट फ्लो किया, तो वो फ्लो होने की वजह से वो क्या होगा, वो फ्लो होगा और मोशन दिखाएगा। उसकी सिंपल मैकेनिज्म आपको अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर एक इस टाइप की कोई मैग्नेट होगा, ठीक है, और उसके अंदर इस टाइप का कुछ कॉइल जैसा होगा और उसके साथ एक शाफ्ट अटैच होगी। ये कॉइल के अंदर लूज ब्रशेस होंगे जिसके थ्रू मैं पॉजिटिव नेगेटिव करंट दूंगा, और ये कॉपर कॉइल में से करंट फ्लो होगा, और ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल यानी मैग्नेटिक होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, और वो करंट फ्लो होने की वजह से ये जो शाफ्ट है रोटेट होना चालू कर देगा, ठीक है। सो वो इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एक नया ही कॉन्सेप्ट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, तो अभी तक हम लोग कोई कंडक्टर था, उसको उसके अंदर करंट फ्लो कर देते, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रही थी, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही थी। बट अब उसकी रिवर्स प्रोसेस करते हैं। सपोज किसी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, ठीक है। इसके आगे वाला जो टॉपिक देखा उसके अंदर क्या था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर रखता हूं तो उसके अंदर फोर्स लग रहा है, मोशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो उसकी अगर रिवर्स प्रोसेस करूं, कोई मैग्नेट है, ठीक है, उसको अगर कॉइल है, कॉइल को अगर मोशन दिखाऊंगा तो क्या मैं करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं। सो उसके बेस पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो देखते हैं क्या है। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन है, ये इसके एक्सपेरिमेंट किए थे माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, who perform a simple experiment to show that electric current can be produced in a closed circuit without use of electrochemical cell और बैटरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब आप जो बैटरी बोल रहे हो ना, 1.5 वोल्ट की, 2 वोल्ट की लेड सल्फ्यूरिक एसिड वाली बैटरी, उसमें अंदर क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन में आयन जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होने की वजह से उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल प्रोसेस होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। बट तो मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसका यूज करके नहीं, by moving a bar magnet towards to close circuit। कहीं पे भी ओपन सर्किट नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो करना होगा तो मुझे क्लोज सर्किट चाहिए होगी, ओपन में। सपोज ये है, ये कंडक्टर है, इसको मैं मैग्नेट के अराउंड वो करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, मुझे ये पूरा कॉइल क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इजी था। उसने करंट कैरिंग कॉइल ली थी, कंडक्टर लिया था, क्लोज लूप बनाया था, उसको ज्वाइन कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। अब गैल्वेनोमीटर का यूज क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर आपको दिखाएगा कि सर्किट के अंदर करंट पास हो रहा है या नहीं, बस उसका काम इतना ही है। गैल्वेनोमीटर का काम इतना ही आएगा कि सर्किट में करंट पास हुआ या नहीं। ए मीटर क्या करेगा कि वो करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू दे, एंड वोल्ट मीटर क्या करेगा कि आपने जितना वोल्टेज लगाया है उसकी वैल्यू की।
ठीक है। सो फेरेडेज एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट क्या था, तो फेरेडे कनेक्ट अ कॉइल ऑफ वायर with a sensitive galvanometer as shown in this figure, ये फिगर के अंदर शो किया गया है। ओके, सो इस टाइप की कुछ अरेंजमेंट थी, उसके अंदर एक कॉइल वाली अरेंजमेंट थी, उसके साथ यहाँ पे ए मीटर लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ए मीटर भी रख सकते हो और गैल्वेनोमीटर भी आप रख सकते हो। और ये बार मैग्नेट है, जब मैं मैग्नेट को दूर रखता हूं तब उस टाइम पे यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कॉइल्स को टच नहीं कर रही। ठीक है, जब जैसे जैसे वो मैं बार मैग्नेट को टुवर्ड्स टू कॉइल ला रहा हूं, एट दैट टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्शन कर रही है, किसके साथ, कॉइल्स के साथ। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के साथ इंटरेक्शन करने की वजह से ये जो सर्किट है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, दूसरी सिनारियो ये हो रही है जब मैं इसको अवे फ्रॉम कॉइल ले जा रहा हूं, और कॉइल से दूर ले जा रहा हूं, एट दैट टाइम करंट तो फ्लो हो रहा है, बट जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, रिवर्स हो जा रही है। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे ये माइकल फेराडे ने किया। ओके, सो उसने क्या किया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, व्हेन अ बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग द कॉइल वाज मूव टुवर्ड्स टू कॉइल, यानी मैं क्या कर रहा हूं, ये नॉर्थ पोल वाली साइड को मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स टू कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब चेंजेस दिखा रहा है, उसके जो उसके अंदर जो नीडल होती है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट विद इट्स साउथ पोल फेसिंग टुवर्ड्स टू मूव टुवर्ड्स टू कॉइल, यानी सपोज ये नॉर्थ पोल है, जब मैं नॉर्थ पोल ले गया तब भी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखा रहा था, जब मैं इसका साउथ पोल ले गया तब भी रीडिंग दिखा रहा था अंदर। ठीक है, बट दोनों सिनेरियो में हुआ क्या कि जब नॉर्थ पोल ले रहा हूं तो उस टाइम पे जो करंट की डायरेक्शन थी साउथ पोल के टाइम पे वो रिवर्स हो गई। ओके, व्हेन अ बार मैग्नेट वाज move away from the coil as shown in the figure, galvanometer again shows the deflection but in the opposite direction. When the bar magnet was a stationary, magnet क्या हो गया, stationary हो गया, move नहीं कर रहा है, no deflection can be in a galvanometer was observed. कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या आया पूरे एक्सपेरिमेंट का, कि हाँ मुझे कॉइल या बार मैग्नेट मूव करने पर करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसका कंक्लूजन देखते। व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड और अवे फ्रॉम द क्लोज कॉइल, गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन। The deflection in the galvanometer indicate the flow of current through the coil, यानी मैं कॉइल को या मैग्नेट को टूवर्ड्स ले जा रहा हूं या एक दूसरे के अवे ले जा रहा हूं, नजदीक ले जा रहा हूं या दूर ले जाता हूं, दोनों ही कंडीशन में करंट फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है जो क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सो इसका उल्टा हो गया। ठीक है, अभी तक जो प्रोसेस पड़ी थी उसका सारा उल्टा हो गया। मैं पहले क्या कर रहा था, कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा था, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा था तो मोशन दिख रहा था। अब मैं कॉइल को या मैग्नेट को मोशन दे रहा हूं, मूव कर रहा हूं इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो उसी फिनोमिना को, उसी प्रिंसिपल को बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट, सो ये 3 मार्कर क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है एक्सप्लेनेशन देने के लिए 3 मार्क्स के अंदर, तो ये स्टेटमेंट और फिगर ड्रॉ करनी है। फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन होगा, आप तो ये भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो। और ये कुछ नोट्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिंसिपल को
कंक्लूजन टाइप में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट नोट है बिकॉज ऑफ द चेंज इन अ रेट। अब ये जो करंट जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ये इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड करे। सो बिकॉज ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, चेंज होगी तो करंट भी चेंज हो जाएगा विथ द लूप ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट। होगा क्या, तो ये होगा, अगर ये दूर है तो ये कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर कैसे होंगे, कम हो जाएंगे। अगर ये मैग्नेट नजदीक है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा इंटरएक्शन करे, यहां पे कम इंटरएक्शन कर रही थी, यहां पे ज्यादा इंटरएक्शन कर रही है, यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ इंटरएक्शन बढ़ गए। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेट और जो करंट मिल रहा है सो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो फोर्स की बात की थी ना, तीन चीज के बीच का रिलेशन है, कौन सी तीन चीज, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। ये तीन चीज के बीच का जो कनेक्शन है वही यहां पे उसके आगे वाले टॉपिक में भी देखा था और यहां पे भी वही चीज देख रहे हैं, ठीक है। या यू कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या आएगा, वोल्टेज। वोल्टेज बोलो या ईएमएफ बोलो, बोथ आर सेम। ओके, थोड़ी डेफिनेशन डिफरेंट है बट इन जनरल आप दोनों को एक ही कंसीडर कर सकते हो। इंड्यूस ड्यू टू विच द इंड्यूस करंट इज ऑब्टेन इन अ लूप। ओके, सो जो मेरा करंट ईएमएफ जनरेट हो रहा है, सो ईएमएफ इंड्यूस करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो किस पे डिपेंड रहेगा, तो वो डिपेंड रहेगा फर्स्टली नंबर ऑफ कॉइल्स या तो फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद इफ द स्पीड ऑफ द मैग्नेट इज मोर, अगर मैग्नेट की मैं स्पीड क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो स्पीड बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या बढ़ेंगी, जल्दी जल्दी चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। सो उसके वजह से भी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। यानी दूसरा आएगा ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मैग्नेट। ओके, या यू कैन से सिंपली स्पीड भी बोल सकते हो। अगर आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो, कॉइल स्टेशनरी रख रहे हो, या तो कॉइल मूव करके मैग्नेट स्टेशनरी कर रहे हो, या दोनों को ही एक दूसरे के टूवर्ड्स एंड अवे मोशन दिखा रहे हो, तो इनकेस वो सिंपली स्पीड पे डिपेंड करे। नेक्स्ट, इफ मैग्नेट बिकम अ स्टेशनरी, चेंज इन अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज 0। ठीक है, मैग्नेट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी, मतलब दोनों में से कोई भी, दोनों चीज अगर स्टेशनरी हो जाएगी, रुक जाएंगी। ठीक है, सो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 इंटरेक्शन होगी और उसके वजह से करंट भी क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिजल्टिंग इन अ लूप is proportional to the change of number of magnetic field lines and number of coils, or you can say turnovers। यानी ये चीज आपको याद रखनी है, ये 1 मार्कर कभी क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, इन दिस फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट is obtained only when conductor moves in a magnetic field। यानी कंडक्टर मूव होना चाहिए, ऐसे हवा में कहीं पे भी नहीं, कहां पे, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही वो मूव करना चाहिए। अब मैं सपोज ये बोलूं कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट है और मैं बाजू की कोई बिल्डिंग में जाके कंडक्टर को मूव कर रहा हूं, तो वो ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जहां पे होगा वहीं वो उसी एरिया में यानी मैग्नेट के नजदीक वाले एरिया में ही मुझे कॉइल को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तभी जाके
ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट, normally induced electric current can be obtained easily by moving a conductor in a magnetic field when the motion of the conductor is directly perpendicular, the direction is perpendicular to magnetic field. ओके, क्या बोला है, मोशन जो है परपेंडिकुलर है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। The large induced electric current is obtained। ओके, दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। कौन कौन, मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एट दैट टाइम जो इंड्यूस करंट होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरा वर्ड ये भी यूज कर सकते हो। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस करंट इज डिसाइडेड from the direction of the magnetic field line and the direction of the motion using Fleming's right hand rule। यानी आप फ्लेमिंग्स, अभी तक लेफ्ट हैंड पढ़े थे, अब राइट हैंड आ गया, तो राइट हैंड में भी सेम सिनारियो होगा कि राइट हैंड पे से आप क्या देख सकते हो, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट, और यू कैन से EMF आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज याद रखनी है, ये 1 मार्क सेंटेंस में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल क्या है, अगेन 3 फिंगर्स, थंब, 4 फिंगर एंड सेंटर फिंगर, तीनों को परपेंडिकुलर अरेंज कर देना है। सो ये जो मेरी डायरेक्शन होगी, देखो इसके अंदर भी सेम दिखाया हुआ है। सो ये जो मेरी डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी मेरी जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दिखाएगी। ये जो है वो मेरी थंब जो है मेरा फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, थंब जो है मेरा फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, और जो मेरे मिडल फिंगर है, सेंटर फिंगर है, वो मेरी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। सेम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में सेम था, जो थंब था वो मोशन, 4 फिंगर था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये करंट की डायरेक्शन दिखा रही थी। बट इसमें फर्क ये था कि लेफ्ट हैंड में मेरे पास करंट था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, और उस पे से मुझे फोर्स मिल रहा था। इसके अंदर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, थंब यानी फोर्स है, मोशन है। ठीक है, ये दोनों पे से मैं किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूं, इंड्यूस करंट की। ठीक है, so next, arrange the 4 finger, center finger and thumb finger at the right angle to each other or one another। adjust the 4 finger कहां पे, magnetic field line की डायरेक्शन में। next, thumb is pointing on the direction of the motion, तो जो center finger होगा वो मुझे induce current की डायरेक्शन दिखाएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर ये 3 सेंटेंस लिखने, ये एक सेंटेंस लिखा और फिगर ड्रॉ करने। तो फिगर के अंदर आपको ये फिंगर्स ड्रॉ नहीं करनी है, हैंड ड्रॉ नहीं करना है किसी का भी, सिंपली आपको 3 चीजें दिखानी है इस टाइप का, या तो यहां से ऐसे दिखा दो। ठीक है, सो ये आ जाए मोशन ऑफ द कंडक्टर, जो मेरा है थंब। ओके, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, जो मेरा फर्स्ट फिंगर है, और जो सेंट्रल फिंगर है वो मेरा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, जो मेरा सेंटर फिंगर होगा। ओके, सो ये वाले आपको फिगर ड्रॉ करनी है, और ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कभी कभी 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल का डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल का अगर डिफरेंस पूछते हैं, सो क्या क्या एक पॉइंट्स आ सकते हैं। तो पहले तो कहां पे यूज होगा, क्यों यूज करते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड रूल है वो आप मोशन की डायरेक्शन फाइंड आउट, फोर्स की डायरेक्शन के लिए यूज करते हो, जबकि राइट हैंड रूल करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए
होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यहां पे आप क्या करते हो, फोर फिंगर को किसके लिए, थंब वाली फिंगर को किसके लिए, और सेंटर फिंगर को क्या इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं वो, यानी सेकेंड पॉइंट ये आएगा, लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, लेफ्ट हैंड रूल के अंदर मेरा जो सेंटर फिंगर है वो करंट, और फोर फिंगर है वो मेरी मैग्नेट की डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा, और इसके अंदर ये जो होगा वो मोशन, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो ये मेरी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। इसपे से मेरी इंड्यूस करंट मिलती है, इसमें से मुझे मोशन मिलता है। ठीक है, तीसरा फिगर आ जाएगा, ये वाली आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, तो थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड या फोर्थ पॉइंट हो गया। और लास्ट का फोर्थ पॉइंट है कि उसका यूज कहां पे होता है। ठीक है, सो जो लेफ्ट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर यूज करते थे, जबकि राइट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट का फोर्थ पॉइंट आ गया, 4 पॉइंट्स हो गए, आपका 2 मार्क का डिफरेंस रेडी हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब लेफ्ट हैंड रूल का यूज यानी इंड्यूस करंट का यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज कहां पे होता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर पे होता है। आपने कई जगह पे देखा होगा, बड़े से जनरेटर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप बाहर से कुछ मैकेनिकल एनर्जी देते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। या आप डीजल जनरेटर भी देखा होगा कि डीजल डालते हो और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। या तो हाइड्रोलिक पावर डैम होता है, डैम, तो डैम में भी क्या होगा, सेम सिनारियो होगी, जब पानी ऊपर से गिरेगा तो वो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन के साथ एक जनरेटर लगाया होगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, विंडमिल की बात करेंगे तो विंडमिल में भी सेम प्रोसीजर होगी, हवा चलने की वजह से विंडमिल के जो प्रोपेलर है, शाफ्ट है, वो रोटेट हो गए, और वो रोटेट होने की वजह से वो मैकेनिकल, उसके साथ एक जनरेटर लगाया होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो उसी के बेस पर है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज डिवाइस टू कन्वर्ट अ मैकेनिकल एनर्जी, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो जनरेटर क्या करेगा, तो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, इस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर। प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिंसिपल पे काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है, तो व्हेन कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, सो अगर मैं कोई भी कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करूंगा तो वो कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा, जो क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, सो ये पार्ट 2 का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। सो यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट, AC DC करंट एंड फ्यूज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे।